नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। ये सुनते ही आप लोग जान ही जाएंगे हम धर्म मीमांसा चैनल पर हैं। और आज हम जरा वैश्विक चर्चा कर, क्योंकि भारत के उदय की बात तो दिखाई दे रही है, लेकिन विश्व किस तेजी से ढलान पर है। विश्व से तात्पर्य क्या है? जो अपने को टॉप पर बता रहे थे, सुपर पावर कह रहे थे, या सुपर पावर के एलाइज और मित्र बता रहे थे, वो कैसी ढलान पर है, कब से ढलान पर है, कब से उस ढलान की चर्चा है, उस ढलान पर क्यों है, इसकी कोई चर्चा मैंने अपने देश में नहीं देखी। तो मेरे हाथ में एक पुरानी किताब आई, बहुत पुरानी तो नहीं, 2-3 साल पहले मैंने पढ़ी थी, दोबारा पास टाइम करने पढ़ी, शुरू किया। ये पुस्तक है द रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड, वार स्ट्रेटजी एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन द 21st सेंचुरी। लिखने वाले मेरे प्रिय लेखक रॉबर्ट डी कैपलॉन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम नीचे दिया है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। ये जब पुस्तक मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी तो मैं इसमें मार्को पोलो ही तलाश कर रही थी ज्यादा, क्योंकि हेडिंग मार्को पोलो है। तो एक तो यूरोपियन किताब के हेडिंग कई बार काफी मिसलीडिंग होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, उनके अपने लिए शायद ठीक होते हो, हमारे लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। ये पुस्तक छपी 2018 और एक लेख है 2016 में जिस पर यह पूरी पुस्तक आधारित है, और उस लेख का नाम ही इस पुस्तक का नाम बनाया गया है। 2016 मतलब आज से 8-9 साल पहले। तो इसमें मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगी, हो सकेगा तो टिप्पणी अभी दूंगी, हो सकेगा तो टिप्पणी एक साथ दूंगी। तो इन लाइनों को पढ़ने से ही लगेगा कि भाई संसार में जो घटित हो रहा है, जिसके साथ घटित हो रहा है, उसको तो पता ही है, लेकिन उस घटित होने से जिसको नफा नुकसान है, मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, हम लोगों को भी तो पता होना चाहिए। और पता होने का मतलब पब्लिक डोमेन में कहीं तो चर्चा होनी चाहिए। 2016 का लेख 2018 में छपी किताब, किताब और लेख का मतलब पब्लिक डोमेन में डाल दी गई, यानी जानकारी में, और 8-10 साल पहले। और हमारे यहाँ इस 20-22 साल में, क्योंकि स्कॉलर्स का, लेखकों का, जो अपने को जिस विषय का एक्सपर्ट बताता है, उसको तो उस विषय को पब्लिक डोमेन में आने से पहले जानना होता है, क्योंकि वो उसका स्पेशलाइजेशन होता है, उस पर रिसर्च करता है, वो सेमिनार्स में जाता है, वो कॉन्फ्रेंसेज में जाता है, वो उस पर रिसर्च पेपर्स जो दुनिया भर के रिसर्च जर्नल्स में छपते हैं उनको देखता है, पढ़ता है। लेकिन साहब यहाँ तो पब्लिक डोमेन के 8 साल बाद भी कोई चर्चा मुझे नहीं दिखी। तो लेख का प्रारंभ होता है जिस हेडिंग से, उसका नाम है, एकदम ऊपर देखिए, द डिस्पर्सन ऑफ द वेस्ट। वेस्ट ही, वेस्ट में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फनेडा, पूरा वेस्ट जो डिफाइंड है, ऑस्ट्रेलिया भी वेस्ट है, ये सब डिस्पर्स हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। अब ये जो कह रहा है, एक लाइन है, वो हम छोड़ के बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पहला ही पेज है, द एंड ऑफ द लॉन्ग यूरोपियन वॉर 1914 to 89। हमने तो कभी नहीं सुना भारत के पब्लिक डोमेन में, यानी भारत के पब्लिक एक्सपर्ट्स, भारत के इस विषय के एक्सपर्ट्स
चर्चा करते हुए नहीं सुने गए कि यूरोप में कोई एक लंबी लड़ाई चली थी जो 1914 से शुरू होकर 1989 में खत्म हुई। हम लोगों ने सुनी थी कि एक लड़ाई हुई थी 2014 1914 में शुरू हुई, 1919 में खत्म हुई। उसको भी हम लोगों को वर्ल्ड वॉर बताते हैं। फिर बताते हैं जी कि एक लड़ाई और हुई 39 से 45 में, उसको भी यूरोपियन वॉर नहीं बताकर वर्ल्ड वॉर 2 बताते हैं। और फिर दिन भर मीडिया में और स्कॉलरली सर्कल का डिबेट है, थर्ड वर्ल्ड हो रहा है क्या, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, पानी पर होगा, तेल पर होगा, चीन में होगा, चीन ताइवान में होगा, चीन जापान में होगा, चीन रूस में होगा, भारत चीन में होगा, मिडिल ईस्ट में होगा। कह रहे हैं लो जी अब तो यूक्रेन और रूस में हो रहा है। यहाँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द एंड ऑफ द लॉन्ग यूरोपियन वॉर। कब? 1989। 89 में क्या तमाशा हुआ था, वो जो कम्युनिस्ट रेजिम था सोवियत रूस वाला जो 1917 में शुरू हुआ, इनके हिसाब से 89 में विखंडित हो गया। गोर्बाचोव को याद कीजिए, ग्लासनोस्ट को याद कीजिए। एक शब्द और आता था ग्लासनोस्ट के साथ, दो शब्द बड़े प्रचलन में थे। यानी इस स्वयं इलीगल नेशन स्टेट जो कब डिक्लेयर हुआ, नेशन स्टेट यही लोग आपस ही में डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, कहीं कोई लिख देता है, बाद में वो चर्चा में आ जाता है। लेट 1930 इसने जो एक बहुत बड़े भूभाग पर इलीगल कब्जा किया था, वैसा ही कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म किया था जैसा इंग्लैंड वालों ने किया, फ्रांस वालों ने, उसके पहले स्पेन पुर्तगाल वालों ने, इनके साथ साथ हॉलैंड वालों ने, बेल्जियम वालों ने और स्वयं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सब तो निपटा दिया गया 1945 में। प्रोसेस शुरू हो गया, खत्म होता गया, अभी भी कहीं कहीं टुकड़ा टुकड़ी बचा हुआ है, लेकिन वो वर्ड खत्म हो गया। और इसको खत्म करने में एक बड़ी भूमिका कम्युनिस्टों की भी थी, जिसको लेफ्टिस्ट राइटिंग है, लेफ्टिस्ट स्लोगन मॉन्गरिंग है, उसकी भी भूमिका थी। लेकिन ये कमाल के लोग थे कौन, यूरोप वाले और अमेरिका वाले या वेस्ट वाले। इन लोगों ने कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म पर कोई धावा ही नहीं बोला, कोई हल्ला ही नहीं बोला, कोई उसकी चर्चा ही नहीं की। और लड़ाई कब खत्म बता रहे हैं, 89 में। तो साहब भारत में हम लोगों को बताया गया, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, उन्हीं यूरोपियन सब का नकल कर करके, जी कोई वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद सब हो गया, उसके बाद डीकॉलोनाइजेशन हो गया, उसके बाद बड़ी शांति हुई, बड़ी प्रगति हुई, ये महान देश बड़ी मित्रता के साथ यूनाइटेड नेशन बना के बैठ रहे थे यहाँ तो। और ये पहली दोनों लड़ाइयां जर्मनी के साथ हुई थी। जर्मनी में किल वाली लड़ाई में रूस इस वेस्ट का, इस यूरोप का, इस अमेरिका का एलाई देश था। लेकिन 45 से 89 तक जो सबसे लंबी लड़ाई है, ये किसके साथ है, कम्युनिस्ट रशिया के साथ है। चीन को तो सब गिनती विनती में नहीं ले रहे हैं अभी 89 तक। चीन को तो खड़ा किए रशिया को निपटाने में, अब इसको भी निपटाई दिए हैं, निपट ही चुका है करीब करीब। तो ये इनकी लड़ाई चली है 89 तक। लड़ाई चलने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, आगे करेंगे। अब कुछ मैं लाइनें पढ़ रही हूँ, उस पर टिप्पणी कर रही हूँ, फिर पूरी बात अपनी अलग से करूँ। अभी जो ये यूक्रेन वाला झंझट चल रहा है, इससे संदर्भ में इसके दूसरे पेज में है, EU यूरोपियन यूनियन बिल्डिंग इन रोड्स। और यूरोपियन यूनियन 45 के बहुत दिन बाद बना है, तुरंत तो 2 4 5 साल के बाद नाटो बना था। EU
building inroads into the former Warsaw Pact to take advantage of Russia's infirmity. वार्सा पैक्ट कब बन गया था? नाटो बना उसी के साथ साथ वार्सा बन गया। अब यहाँ पर यूएसएसआर नहीं कह रहा, रशिया कह रहा है। यानी पोस्ट गोर्बाचोव 1989 के बाद जब इनकी लड़ाई इनके अनुसार खत्म हो गई, तब ये तय हुआ था, जब गोर्बाचोव के साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट रेजीम हुआ था, तो ये तय हुआ था कि साहब नाटो वाले अपनी मेंबरशिप उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ाएंगे जिनको 89 के बाद 16 नेशन स्टेट में अलग अलग किया गया। अब ये 16 नेशन स्टेट भी आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट है। तो ये तय हुआ, इनकी संधि हुई, उसमें यूक्रेन भी था, लेकिन ये बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि रशिया, यूएसएसआर टूट के जो टुकड़ा रशिया बचा वो कमजोर था। उस पर अलग हम लोग बात करेंगे। यानी ट्रीटी करना नहीं करना, इसकी कोई भी इनके अपने बीच में कोई अंतरराष्ट्रीय सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनने के बाद भी, ये सारी ट्रीटी, फ्रीटी, एग्रीमेंट, ये सारा क्या है? बाइंग टाइम, थोड़ा समय लेना अगली लड़ाई की तैयारी। और ये ट्रीटी, एग्रीमेंट सब किया ही जा रहा है इनके द्वारा तोड़ डालने के लिए। तो ये भारत में जो झंझट चला हुआ है कि साहब क्या बताया जाए, नेहरू जी ने वो ट्रीटी की थी, गांधी जी ने वो ट्रीटी की थी, ढेकनवा जी ने वो की, अटल बिहारी जी ने वो ट्रीटी की। इसकी कीमत हम लोगों के लिए तो एक कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए, फूटी कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए, स्वयं इनके लिए तो कौड़ी की कीमत है। तो एक सीख जो हमको लेना चाहिए कि यदि भारतीय राजनयिकों हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ काम फाइनली सेटल कर डालने हैं, तो अंतरराष्ट्रीय ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट, ये समझौता, इसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं, फूटी कौड़ी की नहीं है। किसकी नजर में? जो आपत्ति करने वाले हैं। आपत्ति करने वाले कौन है? जिसको इससे नुकसान होगा। नुकसान जिसको जिसको होगा वो आपत्ति करेगा। अभी बताएंगे कि नुकसान यूरोप वोरप को नहीं है, अभी फिलहाल आपत्ति वगैरह का झंझट दूसरी कारण से चलेगा। तो एक बात ध्यान रखने की है, अब ये कह रहा है and because Europe's current predicament constitutes an introduction to that new world, I begin with it. यूरोप का जो करंट झंझट है, जो अभी झंझट, क्राइसिस, उसका दुष्काल जो चल रहा है, वो एक नई दुनिया को की भूमिका है। तो स्वाभाविक है भाई, अमेरिकन लिख रहा है, वेस्ट की भूमिका से लिख रहा है, यूरोप के कंसर्न से लिख रहा है, तो उसके लिए पुरानी दुनिया, नई दुनिया उसी के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। वो हमारे दृष्टिकोण से क्यों लिखे? हम लोग उनके दृष्टिकोण से लिखते हैं क्या? और जो लिखते हैं उनको क्या कहा जाए? मेरे कुछ प्रिय शब्द हैं, आज जरा गंभीर मूड में हूँ, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। तो ये जो यूरोप का प्रेडिकामेंट है, यूरोप का दुष्काल है, यूरोप की समस्या है, उसमें भारत के लिए जो अवसर है, कौन से भारत के लिए? 15 अगस्त 1947 वाले भारत के लिए
क्या है मौका? 14 अगस्त वाला भारत बन जाए, 13 अगस्त 1947 वाला भारत बन जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश, 1922 वाला भारत बन जाए, अफगानिस्तान, और ये अपना तिब्बत, सिक्योंग वगैरह, और बर्मा और नेपाल, और ये सब तो है ही है। हम 1855 वाला भारत बन जाए, यानी 15 अगस्त 1947 वाले भारत के लिए यह अवसर उपलब्ध है कि भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करे और इन गोरों के द्वारा, इन यूरोपियन गोरों के द्वारा खींची गई इलीगल लाइनों को, इसको न मिटाना है, न लड़ना है, न संधि तोड़ना है, न कोई एग्रीमेंट के झंझट तोड़ना। लाइनें कहाँ हैं जी? किसने खींची थी लाइन जी? खींचने वाले को क्या अधिकार था जी? उसकी लीगल हैसियत क्या थी जी? बस सिंधु सागर कब पारस की नहीं, ईरान की नहीं, फारस की खाड़ी बन गया। कौन? सिंधु सागर क्यों? सिंधु नदी वहां गिरती है सागर में, तो सिंधु नदी के नाम पर सिंधु सागर ये बन गया खाड़ी हमारे बचपन में, और मेरी बुढ़ापे में बन गया ये अरब सागर। किसने किससे पूछा जी? लिख दिया, अपने मैप्स में लिखना शुरू कर दिया। तो भारत को यूरोप के प्री डेवलपमेंट में, यूरोप के दुष्काल में, वेस्ट के डिस्पर्स होने के दुष्काल में या सुकाल में, अच्छे काल में यही समय है, सही समय है अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप को बलपूर्वक नहीं, केवल इच्छा कर लेने मात्र से प्राप्त कर लेना होगा। तो भारत में हमारा जो नेतृत्व हो कर ही लेगा। तो मैं ये टॉक क्यों कर रही हूँ? मैं ये टॉक कर रही हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ बौद्धिक बौद्धिक हैं, कहे जाते हैं, माने जाते हैं, उनको बाद में लज्जा ना हो, अरे ये सब हो गया, हमको पता ही ना चला, केवल इसलिए कर रहे। अब आगे है अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, इसको बीच में लेती हूँ। फिर इसके पृष्ठ 6 पर है, हैविंग वन द लॉन्ग यूरोपियन वॉर 1914 से 1989 का, द वेस्ट, भाई लॉन्ग वॉर तो यूरोप का हुआ था, वेस्ट क्यों कह रहा है? लेखक अमेरिकन है। पहली, दोनों, दूसरी लड़ाई में बिना यूनाइटेड स्टेट्स के यूरोप जीत नहीं पाता, और 45 से 89 तक की लड़ाई तो वेस्ट के नाम पर अकेले अमेरिका ने लड़ी थी। इन लोग को खिलाना पिलाना टहलाना, इनको किसको? यूरोपियन को, ये सब अमेरिका कर रहा था। ट्रम्प कह रहा है बहुत हुआ जी, अब और नहीं, बड़े हो गए, अपने आप अपना देखो, कब तक तुम्हारा टट्टी पेशाब हम साफ करेंगे? Having won the long European war, the West, rather than go on to conquer the rest of the world, is now beginning to lose itself. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस लाइन के सहारे बहुत कुछ मैं कह पाऊंगी कि साहब, हमारे यहाँ एक धर्मपाल जी हुए, 500 साल के भारत की गुलामी की चर्चा किए, पढ़ा लिखे, कि वो लोग इतना सर्वे करते थे, रिसर्च करते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे, और भारत को गुलाम बनाने की ऐसी ऐसी स्कीमबाजी करते थे। अब धर्मपाल जी ये मजेदार बातें इसलिए कह पाए क्योंकि यूरोप पर जो पुस्तकें लिखी गई, स्वयं इंग्लैंड में जो पुस्तकें लिखी गई इंग्लैंड के विषय में, उसका धर्मपाल जी से लेना देना नहीं था, नहीं तो वो ऐसी बात ना लिखते। तो साहब
जब इंग्लैंड, मैंने यूरोप का सीरीज सत्तोलॉजी पर लंबा चलाया है। जब यूरोप की हालत, इंग्लैंड की हालत, स्पेन, पोर्चुगाल, फ्रांस, हॉलैंड की हालत कंगले से भी गई बीती थी, तब उनका एक्सपेंशन हुआ। ये तो एक फैक्ट है। लेकिन जब तुम्हारे पास सचमुच में साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया 45 से 89 के बीच में, जब सचमुच तुम भारत को और दुनिया को जानून गए थे, जब सचमुच तुम्हारे पास हवाई जहाज और मारने धाड़ने के, मास डिस्ट्रक्शन के औजार नहीं, आयुध आ गए थे, जब तुम्हारे पास कंप्यूटर वम्प्यूटर भी आ गया था, दुनिया भर का रिसर्च कर चुके थे, तब तुमने कॉलोनाइजेशन की इच्छा नहीं की। धर्मपाल जी और उनके जैसे बहुत सारे हमको बताते हैं कि साहब वो लोग ए वर्ल्डली है, दुनियादार लोग हैं, और हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं। धर्म का तो नाम ही लेते जीभ टेढ़ी हो जाती है। वो सब रिलीजियस है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ तो भाई लफंगे का भी होता है, वेश्या का भी होता है। वे ऑफ लाइफ तो मियाँ सबका भी है, और वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड प्रीस्ट लोगों का भी है। एनीवे, तो ये कहते हैं जी वो सब तो दुनियादार हैं और हम लोग आध्यात्मिक हैं। लेकिन दुनियादार लोग जर्मनी को कूट पीट दिए, रूस को, कम्युनिज्म को भी कूट पीट दिए, फाइनल ट्रम्प, फाइनल विजय आ गया। तो इन्होंने दुनिया को जीतने के बारे में नहीं सोचा। ये सब आध्यात्मिक हो गए क्या, स्पिरिचुअल हो गए क्या, अरण्यवासी हो गए क्या? कोई प्रश्न ही नहीं। अगर सही प्रश्न, सही जिज्ञासा नहीं होगी तो न तो सही उत्तर मिलेगा, और हम कह सकते हैं किसी सही उत्तर की तलाश, इनका प्रयोजन भी नहीं है। इनका किसका? हमारे यहाँ के बौद्धिकों का। बौद्धिक तो नहीं, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल वो कहना पसंद करते हैं। Rather than go on to conquer the rest of the world, is now beginning to lose itself. अभी हफ्ते भर पहले मैंने एक टॉक किया है धर्म मीमांसा पर, यूरोप की इतनी दुर्दशा क्यों। उसमें एक बात की मैंने चर्चा की है, दुर्दशा के लिए चर्च की भूमिका और चर्च का जिम्मेदारी, और उससे मुक्त होने से कैसे वो दुर्दशा से मुक्त होंगे। अनेकानेक कारण है, समय समय पर मैं उसकी चर्चा करूंगी। तो भाई, कभी आप लोगों ने सुना भारत में या इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल जर्नल्स में भी ये चर्चा, भाई यूरोप के जीत का क्या हुआ, यूरोप हवा में कहां गायब हो गया? अब पृष्ठ 7 पर ये पहली लाइन मेरी जो लाल निशान है मैं पढ़ रही हूँ, एज यूरोप डिसअपियर्स। अरे वाह! अब जब यूरोप अदृश्य हो रहा है, गायब हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया भाई जी? इनके साइंस का, इनके टेक्नोलॉजी का, इनके आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इनके वर्ल्ड बैंक का, इनके नासा का। अब देखिए यहाँ यूरोप कह रहा है, यहाँ क्रेडिट लेना था तब वेस्ट लिखा, और जब दुत्कारना है तो यूरोप लिखा। ये बारीकी तो हम लोगों को जाननी पड़ेगी, सीखना कहें तो सीखनी पड़ेगी। क्यों? जिनसे निपट रहे हैं वो स्कॉलर नहीं है, वो चाई है। चाई मतलब लो ग्रेड चतुर, वेरी लो ग्रेड। चाई चोट्टा हमारे पडरौना में, ईस्टर्न यूपी में चलता है, बिहार में भी शायद चलता है। चाई चोट्टा वेरी लो ग्रेड, बहुत क्षुद्र टाइप का, निहायत क्षुद्र उद्देश्य के लिए बुद्धि का प्रयोग, चंटई कर रहे हैं। तो हम लोग जिनसे इस तरह के लोगों से जिनसे हम डील कर रहे हैं, ये स्कॉलर नहीं है, ये चंट चाई सब है। तो फिर कह रहा है
ये पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ देती, 4 लाइन पढ़ रही। As Europe disappears, Eurasia coheres. I do not mean to say that Eurasia is becoming unified. यूरेशिया यूरोप और एशिया, हम लोग कुछ जम्बो द्वीप टाइप का नाम सुने हैं। महाभारत में जम्बू द्वीप बार बार आता है, रामायण में जम्बू द्वीप बार बार आता है, और रोज प्रातः काल मैं पंकज जी को सुनती हूँ, वो प्रातः काल संध्या करते हैं तो जो संकल्प लेते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तो ये क्या कह रहा है? एज यूरोप डिसअपियर्स, यूरेशिया जम्बूद्वीप coheres. I do not mean to say that Eurasia is becoming unified. कही नहीं रहा हूँ, or even stable in the manner that Europe was during the Cold War and the post-Cold War. Only that the interactions of globalization, technology, and geopolitics, with each reinforcing the other, are leading the Eurasian supercontinent, जम्बूद्वीप, विशालतम द्वीप, leading the Eurasian supercontinent to become, analytically speaking, one fluid and comprehensible. कौन कह रहा है? रॉबर्ट कैपलान। कौन है? विदेश विभाग का है, स्कॉलर नहीं है, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा वाले हैं, चाई कुल हैं, चंट कुल हैं, ये सब जो कुछ लिख रहे हैं स्वयं के लिए लिख रहे हैं, हमारे और आपके लिए नहीं लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कुछ यूरेशिया, कुछ जम्बू द्वीप फॉर्मेशन में है। पहले जब जम्बू द्वीप की एक चैनल है जम्बू टॉक, उस पर मेरे बहुत करीब 100-125 भाषण है, महाभारत पर भी 38 भाषण है। अब दोबारा मैं धर्म मीमांसा पर उतना सुंदर नहीं बोल पाऊंगी, जिनको रुचि हो वो उसको जाकर देखें और सुने। वहां पर मैंने इस पुस्तक के पहले ही एक भाषण दिया था, 7 खंड में था, भारत के महाशक्ति के रूप में उभरने की संभावनाएं नहीं, निश्चितताएं, और बहुत सारे विषय थे वहां पर, तो उसको आप लोग सुन सकते हैं। यानी तब लोगों को लगता होगा क्या फालतू बात कर रहे हैं साहब आप, भला कैसे भारत जम्बू द्वीप, कैसे आप कर सकते हैं कि हमारा राज्य वहां तक था, जिसको ये ग्रीस कह रहे हैं, एला हेला यवन प्रदेश तक था। आप कैसे कह सकते हैं महाराज विक्रमादित्य ने ये मक्केश्वर महादेव बनाया था? आप कैसे कह दे सकते हैं कि चीन से हम कर लेते थे? कब से महाराज युद्ध लेते तो पता नहीं कब से थे। एक उल्लेख महाराज युधिष्ठिर के समय का है और एक लोग उल्लेख मांचू साम्राज्य का 1931 तक का है। इतना तो मैंने पढ़ा है। तो ये सब क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं, और कैसे बात कर रहे हैं कि साइबेरिया तक आप ही का राज्य है। अरे भाई, आप लोग ग्रेट गेम भी नहीं पढ़े। आप लोगों ने वो, हाँ, ये जो सीक्योंग है, ये जो कासगर है, ये भारत है, काशी इसको कहते हैं। भारत में 10-12 काशी है। एक तो हम हिमाचल वहां जाते हैं उत्तराखंड, वहीं पर उत्तर काशी है, नेपाल में भी काशी है, दक्षिण में भी काशी है, पूरब में भी काशी है, पश्चिम में भी काशी, माने जहां भी विद्या का गहन कार्य हो रहा है वो सबको काशी कहते हैं। तो बड़ा बेचैनी मचता था। सुग्रीव महाराज जब सीता माता की खोज के लिए वानर यूथों को भेजते हैं और पूरा भूगोल बताते हैं। लो भैया, बाबूजी रॉबर्ट कैपलान समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? are leading the Eurasian supercontinent to become, analytically speaking, one fluid and comprehensible unit. Why supercontinent? अफ्रीका यूरेशिया जम्बू द्वीप से छोटा है, दोनों अमेरिका छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया छोटा है। फिर अगला पैराग्राफ पृष्ठ 7 का, द स्लोली वैनिशिंग वेस्ट
माने अभी हम 3-4 पन्ना पढ़े, 7वां पेज, तीसरे पेज से लेख शुरू हो रहा है। इसमें कई बार वेस्ट के गायब होने, वैनिशिंग, उड़ जाने, समाप्ति हो जाने, डिसअपियर होने, डिस्पर्सिंग होने का कितना चर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? ये सब मोदी जी के आते ही शुरू हो गया, 2016 का लेख है, या ये कोई ट्रेंड था जो लंबे समय से चल रहा है? मैंने अपने भाषणों में कई बार एंगस मेडिसन के पृष्ठ 264 का शायद जो टेबल 11 भी है उसकी चर्चा की है। डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट 1973 से 1998 के क्वार्टर में पूरे यूरोप के बब्बर शेरों का रेट ऑफ ग्रोथ, तब के मरगिल्ला या दुष्ट लीडरशिप इंदिरा गांधी एंड कंपनी वाले भारत का से आधे से कम है। लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को ये सब देखने की जरूरत नहीं है। द स्लोली वैनिशिंग वेस्ट। अब दूसरा ये कह रहा है, एक चीज और, एक लाइन पढ़ दें, उसका विस्तार हम बाद में करेंगे। ये कह रहा है, ये जम्बू द्वीप का या यूरेशिया का जो मैप है, पृष्ठ संख्या 8 पर एक लाइन है, द मैप विल मैनिफेस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ सटल ग्रेडेशंस। इसका क्या अर्थ हुआ? अब टोपोग्राफी को जानते ही नहीं है, भू संरचना को जानते ही नहीं है, और इतिहास और राजनीति लिखने चले हैं। भाई, भू संरचना और क्लाइमेट युद्ध को तय करती है। युद्ध कैसा होगा, कौन विजयी होगा, किसके पास सप्लाई लाइन कैसा होगा। तो अब इसमें हम अपना मतलब वाला बात बता रहे हैं। भारत की जो भू संरचना है, ये भारत के पश्चिम में आज का जो ईरान है उसका आधा, जिसको पूर्वी ईरान कहते हैं, वो ग्रेजुअल ग्रेडेशन का है। इसीलिए भारत का स्वाभाविक अंग पारस था, जिसको प का उच्चारण न कर पाने के कारण आप फारस कहते हैं। शैलेंद्र भैया हमारे जो हैं वो बहुत सारा बात बताए हैं, मैं भूल गई हूँ, कि इनके पास स्वर को अभिव्यक्त करने के लिए अल्फाबेट, माने वर्ण की, अल्फाबेट की इतनी भयंकर कमी है, जिसके कारण उच्चारण इतनी बुरी तरह विकृत हो जाता है। अब इसमें एक चीज जो है, एक और वाक्य है जो मेरा पढ़ने का मन है। As I have written previously, it is not the so-called clash of civilization that is taking place, but the clash of artificially reconstructed civilizations। बहुत गंभीर बात है, थोड़ा समझाती हूँ। इसी की उसकी हंटिंगटन की पुस्तक आई थी, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। में सार ये था कि अमेरिका को भाई देखना पड़ेगा। एक तो ये मियाँ लोग, जिसको वो इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, ये एक सिविलाइजेशन है जो बड़ा उत्पात और झंझट करेगा। और एक वो जो चीनी कम्युनिस्ट सब है, जिसको ये कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म कहते हैं, वो बड़ा उत्पात करेगा। रूस वाले बड़ा उत्पात करेंगे। और भारत के लिए हंटिंगटन कहता है, भाई भारत की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारत को मैं जानता नहीं हूँ, कमाल के आदमी। लेकिन जैसे ही ध्यान रखेंगे, एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा, ये स्कॉलर नहीं है, ये चाई किस्म के लिखाड़ हैं। और ठीक भी है, अपने हित में लिख पढ़ रहे हैं, भारत का ठेका थोड़ी ले रखे। भारत का ठेका तो हम ही लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन जिसकी हंटिंगटन ने बात की, ये आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड सिविलाइजेशन।
पहली बार मेरा ध्यान, निशान पहले था, ध्यान ठीक से गया। इस्लाम 20वीं शताब्दी में, याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार अरब नेशनलिज्म की बात की जाती है, ओटोमन यानी टर्किश एम्पायर को तोड़ने के लिए। क्यों? सी लेन को सुरक्षित रखने के लिए और ओटोमन्स जर्मनी में न जाए इसके लिए। पूरा इस्लाम का हवा यूरोप का या फ्रांस, जर्मनी और बाद में तेल के लिए अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। ये बोगी है, इसका अंदर का ताकत खुश है। ये आगे इसी किताब में हम आपको दिखाएंगे। और भी कई टॉक मेरे हैं, सत्योलॉजी पर है, धर्म मीमांसा में है, जम्मू टॉक पर, और भी कई जगह है। इन तीनों में ज्यादा है। ये आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड है। इसी प्रकार कम्युनिज्म, भारत को चीन से डर है, भारत को चीन से डर है, भारत का रूस दोस्त है। कम्युनिज्म कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। मार्क्स से इसका लेना देना दो कौड़ी का नहीं है। बहुत विस्तार से रामेश्वर मिश्र, पंकज जी ने इसको समझाया हुआ है। ये एजेंडा, क्या एजेंडा? यूरोप को किससे, यूरोप नहीं, अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किससे किससे निपटना है। एकदम फिसड्डी को पहलवान बताना। पहलवान को मैंने देखा नहीं भारत को, हम जानते नहीं है। सोचते हैं आंख होठ पहाड़ उठ हो जाएगा। तो फिसड्डी को पहलवान बताना, फिसड्डी को बहुत बदमाश बताना, जिस फिसड्डी को तुम खुद खड़ा किए हो उसको क्रूर आतंकवादी बताना। क्यों? ये जो इनके अखबार का, टीवी का, मास मीडिया का जो हिस्टीरिया है, उसमें उसको डेमोनाइज करने के लिए इनका आंतरिक ताकत 0 बटा सन्नाटा है। अन्यथा 1917 में खड़ा हुआ, 1989 में निपट गया। और 1989 में जो डेग आता है, वो जो भी कुछ रहा सहा था कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी पावर मेरे हाथ में रहे। इसके अलावा कम्युनिज्म कहाँ है चीन में भाई? तो जो इतनी जल्दी निपट गया, और इस्लाम, उम्मा, इस्लाम कुरान में, हदीस में, ठिकाने में, सरिया में, फरिया में, ये 19वीं शताब्दी तक कहाँ था भाई? तो जो सबसे खास बात ध्यान रखने की है, ये क्लैश ऑफ आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड सिविलाइजेशन। तो जिस दिन हम भारत के लोग इस आर्टिफिशियलिटी को समझ गए, उस दिन मतलब गुब्बारे में पिन लग गया, गुब्बारा हवा हो गया। जिस दिन हम लोगों ने जान लिया सर में मुसलमान तो है ही नहीं, कौन है? मुनाफिक है, मुशरिक है, एक्स मुस्लिम है। तो ये जो है, ये कौन है? ये लुच्चे, लफंगों, अपराधियों के गैंग हैं, जो दूसरे का धन, संपत्ति, बेटियां, जीवन, देश को अवैध ढंग से छीन लेना चाहते हैं। उसके लिए जो दुर्दांत पैशाचिक उनको कृत्य करना पड़े वो करे, और हम उनको दीन और मजहब का आड़ दे रहे हैं। एनीवे, अब एक जो और खास बात पृष्ठ 9 पर है, जो अगले 2, 4, 5 साल में आप लोगों को दिखाएगी। Geographical divisions will be both greater and lesser than in the 20th century. 20th century में क्या था? artificially constructed nation states, which were, since they were artificial, they were illegal, they were artificial, तो ये सब जा रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी में they will be greater because sovereignties will multiply. That is, a plethora of city states and region states will emerge. इनकी एक और पुस्तक है, इनकी नहीं है, किसी और की है, शायद कैप्लान की नहीं है, जिसमें पहली बार मैंने देखा कि नेशन स्टेट की धज्जियां उड़ा रहे हैं और एम्पायर
साम्राज्य के पक्ष में कसीदे गा रहे हैं, उसका बड़ा वर्णन कर कि साहब हम लोग साम्राज्य को जरा गड़बड़ खराब सा चीज समझते हैं, लेकिन अन्य लोग साम्राज्य को अच्छा समझते हैं। ठीक ही है भाई, जब तक हमारे यहाँ राजा थे, हमारे यहाँ साम्राज्य थे, हम दुनिया पर रूल कर रहे थे, तो हम तो उसको अच्छा समझेंगे। लेकिन कमाल की बात है, अब इनको ये दिखाई दे रहा है कि नेशन स्टेट जा रहा है और इनके भी हित में है नेशन स्टेट नाम की फिजूल चीज जाए और पुनः राजाओं की सत्ता आए। ये किस किताब से पढ़ के मैं बता रही हूँ? इस पुस्तक से। वो भी पुस्तक मेरे पास है जिसमें बहुत वर्णन है, उससे भी खोज के बता दूंगी। अब एक बात और कर रहा है, पृष्ठ संख्या 11। If the early 21st century world has a geopolitical focus, this would be the greater Indian Ocean from the Persian Gulf to the South China Sea. मेरे हाथ में वो किताब नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें वो कहता है रॉबर्ट कैपलान, द मानसून नाम का, द कॉल्ड्रॉन नाम का किताब है। वो कहता है भारत कहाँ से कहाँ तक है, पर्सियन लाल सागर, इसमें तो पर्सियन कह रहा है, पर्सियन गल्फ, पारस की खाड़ी, उसमें सीधे सीधे लाल सागर कह रहा है, उससे थोड़ा और आगे जा रहा है पश्चिम की तरफ से लेकर चंपा तक, चंपा मतलब वियतनाम तक। 21वीं शताब्दी में अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट वियतनाम को चंपा कहकर याद कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है? पर्शियन गल्फ टू द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी मतलब जहां ताइवान है। अरे भाई वहां कभी चाइना था ही नहीं भाई, तो चाइना सी कहां से हो जाएगा भाई? उसका नाम तो मलय सागर था ना भाई। तो नाम को बिगाड़ के रखना इनके लिए ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा रोक है भाई? अपने सागरों को अपने सुंदर पवित्र श्रेष्ठ नामों से स्मरण करना, सिंधु सागर, गंगा सागर, मलय सागर, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चंपा, कंबोडिया, क्यों नहीं हम इनको याद करते हैं? किसने रोका है भैया जी? तो इस वार्ता के माध्यम से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, जिनमें बहुत साहसिक निर्णय लेने का सामर्थ्य है, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे निर्णय ले ले। आप लोगों ने देखा होगा, वो जब विदेश जाते हैं तो वो अपना बंद गले का सूट पहनते हैं, ऊपर से डालते हैं कश्मीरी शॉल। तुम्हारे सूट की ऐसी की तैसी। हमारे यहाँ राजा महाराजा कश्मीर की बुनाई वाले तूश के शॉल कंधे पर डाल के चलते हैं। वो शॉल शॉल नहीं है, गहनों से अधिक कीमत का होता है, 10 लाख 20 लाख। 1 आध लाख का शॉल तो मेरे जैसा साधारण आदमी 2007 में खरीद लिया, तो जो मोदी जी होंगे वो शायद 1 आध करोड़ का शॉल होगा जो वो डाल के चलते हैं। तो बताना, मैं रीगल हूँ, मैं रॉयल हूँ। साम्राज्य, यूरोप साम्राज्य को याद कर रहा है। याद कीजिए 2019 की गर्मी में, जहां तक मेरे को ध्यान है, जब वो केदारनाथ धाम गए थे, तो जब वो परिक्रमा कर रहे हैं, पीछे एक बड़ा सा शॉल था, लगदा था क्या, नमदा था क्या था, लहराता हुआ उनके पीछे चल रहा है, राजपुरुष का छवि देना। तो अभी तो समय है, 2 4 5 मिनट में मैं इस बात को खबर करती हूँ। लेकिन ये देखिए, ये कह रहा है द ग्रेटर इंडियन ओशन। ना भैया, ग्रेटर नहीं है, ग्रेट भी नहीं है, ये इंडियन ओशन है भाई, ये भारत की झील है भाई। कौन सा? लाल सागर नहीं भाई, अफ्रीका से लेकर कहां तक भाई, ऑस्ट्रेलिया तक ये एक ही बात सागर लहरा रहा है। उधर तुम जिसको पैसिफिक सागर कह रहे हो,
वो सब हमारी झील है भाई। आज से नहीं, कम से कम 50,000 साल से कम तुम्हारा ये मानना है, कम से कम 5 लाख साल से या 5 करोड़ साल से हमारे नाविक इसमें यात्रा कर रहे हैं। मैं एक आप लोगों को पीरी राइस मैप के बारे में बताऊंगी, जिसमें फिर अमेरिकन लोगों के एविडेंस और आइंस्टाइन का भी नाम आता है कि भारत के नाविक कहां से कहां कितने लाख साल से यात्रा करके नक्शे बना रहे हैं। तो अब एक जगह लिख रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसको क्या कह रहा है इसको मैं जरा सा पढ़ दूं। पर्शिया एंड रशिया वर बियॉन्ड चाइनीज कंट्रोल एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट separated from China by the high wall of Himalaya with seas on both sides remained its own geopolitical island। हम लोग एक नन्हा सा द्वीप बता रहा है किसको, भारत को आइलैंड है, जैसे कि श्रीलंका आइलैंड है, जैसे कि मॉरिशस आइलैंड है, जैसे कि इंग्लैंड आइलैंड है। अबे जिसको तुम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हो, इसका एक छोटा सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 वाला भारत हमारे पूरे यूरोप के बराबर है। किसको तुम उल्लू बना रहे हो? ये सब है चाईपन, जो चंटई चाई टाइप की चंटई, माने घटिया से घटिया क्षुद्र टाइप की चंटई करना। और ये चंटई निकला है भय से, इस पर मैं कभी अलग से चर्चा करूंगी। 5-7 मिनट और कर लूं, बस 1 मिनट और। पेज 13, रशिया एंड चाइना, ध्यान दीजिएगा, whose own internal stability can never be taken for granted। 2016 नहीं, हम और पुरानी पुस्तकों से पढ़ के दिखाएंगे क्या। रशिया एंड चाइना, तुम यूएसएसआर नहीं कह रहा हूं तो तू हो गया, रशिया जो बचा हुआ रशिया है, whose internal stability can never be taken for granted, यानी रशिया ने भारत का जो हिस्सा 20वीं शताब्दी में दबाया, 19वीं के आखिरी में 1856-58 के आसपास तो ग्रेट गेम की वो नन्ही सी राई बराबर शुरुआत होती है, साथ में मामला ठंडा जाता है। तो ये जो रशिया ने भारत के इस विशाल भूभाग को कब्जा किया है, ये जा रहा है, इसमें लिखा नहीं है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कैसे पढ़ के सुना रही हूँ? इसी में बुढ़ापा आ गया ना, 50 साल 55 साल पढ़ते तक। 55 साल तो नहीं, यहाँ 50 ही माना जाएगा, 20 साल के बाद तो 50 साल के पढ़ते पढ़ते, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। फिर कह रहा है, फिर दोबारा कि बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, उसमें दोबारा कह रहा है कि इनकी तुलना में वो ईरान का, टर्की का बात कर रहा है। रशिया, यूएसएसआर में रशिया और चाइना का मामला बिखरने का और ज्यादा है। क्यों? For what makes Russia and China especially vulnerable is the fact that these states still encompass territory of truly imperial dimensions, stretching beyond the homelands of their ruling ethnic and religious groups। नरम नरम बात कह गया, अब मेरे जैसे से पकड़ा गया तो पकड़ा गया, कई लोग पकड़ेंगे ये, क्योंकि रूस और चीन जो है वो अपने मेन होमलैंड के बाहर साम्राज्य के रूप में कुछ पसरे हुए हैं, होमलैंड से बाहर। आप लोगों को याद होगा चीन पर धर्म मीमांसा पर मेरे 2-3 टॉक हैं, उसमें 7-8 और होने बच गया है। कोर कोर चाइना, यानी कोर नहीं, क्रेडल चाइना। तो चाइना इतना बड़ा है बाबू, 1949 के बाद
तुमने उसको मांचू साम्राज्य का पूरा हिस्सा दे दिया, तुमने मंचूरिया दे दिया, तुमने मंगोलिया दे दिया, और 49 के बहुत दिन बाद पूरा का पूरा सिक्योंग दे दिया। और तिब्बत, ये तो 56 के बहुत बाद दिया गया है भाई। तो ये अपने क्रेडल से, कोल से, कोर से, होम से बहुत बाहर हैं। रूस का मामला क्या है? मूल रूस तो कीव के चारों तरफ था ना, कीव नदी के पास। यहाँ से मंगोलों के डर से भाग के मस्कवा के जंगल में गए थे ना। और ये पूरा एशियन एक्सपेंशन तो हमारा है ना भाई। तो मुझे लगता है मैं मेरे जीवन काल में मरने के पहले अखंड भारत देखूंगी। और मैं सुनने वालों को कहती हूँ कि जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का संवत था, जैसे महाराज विक्रमादित्य का संवत था, वैसे ही मेरे नरेंद्र का संवत होगा। क्योंकि मेरी मृत्यु में शायद सभी नदियों का जल मेरे सुनने वाला कोई भक्त ला दे, या मेरी राख को भरत भूमि की सभी नदियों में बिखरा दे। क्योंकि मेरी जानकारी में मैं अकेले हूँ जो 20 साल से इस अखंड भारत की चर्चा कर रही हूँ। मैं मेरे नरेंद्र से भी निवेदन करूंगी, उनके लिए खिलवाड़ होगा। मेरी अस्थि के जो क्या बचा हुआ टुकड़ा होता है, फूल कहते हैं, उसको अखंड भारत में बिखेर दिया जाए। अब चलिए इसी से इस बात को संपन्न करते हैं और अगला इसके आगे करेंगे। तो नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत अखंड हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, सभी देवी देवताओं की जय, संतों की जय, भारत के महान दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राटों की जय। जय जय, मेरे नरेंद्र की जय।